ग्लोबल स्टडी में एक बार फिर से आपका बहुत वेलकम है। जिमनी के सेशन में हमारी आपकी मुलाकात हो रही है, तो चलिए जानते हैं कि रास बिहारी बोस जी का जीवन परिचय कैसा था। दोस्तों रास बिहारी बोस ने किस तरह से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को गति दी, इनका चर्चा आज किया जा रहा है दोस्तों। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों रास बिहारी बोस का जन्म 25 मई 1886 को बंगाल के वर्धमान जिले के सुबहलहुद नाम के स्थान पर हुआ था। बचपन से ही वे साहसी थे और बचपन से ही उन्हें देशभक्तिपूर्ण साहित्य पढ़ने का अवसर भी मिला था। इस कारण महज 18 वर्ष की कम उम्र में ही एक क्रांतिकारी के रूप में वे परिपक्व हो चुके थे। वह सेना में भर्ती होकर सेना को भारतीय सैनिकों को बगावत करने के लिए तैयार करना चाहते थे। उन्हें सेना के बजाय देहरादून के वन विभाग में नौकरी प्राप्त हुई थी। वायसराय लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंके जाने की घटना के पश्चात वह सुर्खियों में आए थे। वैसे लाला हरदयाल के अमेरिका प्रवास के पश्चात रास बिहारी बोस ही भारत के प्रमुख क्रांतिकारी थे, जिन्होंने भारत का कार्य संभाल रखा था। राजधानी परिवर्तन का समारोह दोस्तों कोलकाता से दिल्ली में राजधानी तब्दील करने के कार्य एक भव्य समारोह के साथ किया जाना था। हिंदुस्तान के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग का एक आलीशान जुलूस शहर में निकाला जाना प्रस्तावित था। उस वक्त भी चांदनी चौक दिल्ली का एक प्रमुख बाजार हुआ करता था। 23 दिसंबर 1912 को यह जुलूस संपूर्ण सज धज कर वाद्य यंत्रों और हाथी घोड़े के संग नगर में घूमा। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग एक शानदार सजे हुए हाथी के हौदे में मौजूद था। उसका अंगरक्षक हौदे के पास ही बैठा था। मार्ग के दोनों तरफ सड़कों पर छज्जों व छतों पर दर्शकों की भारी मौजूदगी थी, किंतु उस दर्शकों को भव्यता से ही नहीं बल्कि बहादुरी के कृत्य से भी रोमांचित होना शेष था दोस्तों। बम का धमाका। जुलूस मंथर गति से बढ़ता हुआ घंटा घर व फतेहपुर मस्जिद के मध्य पंजाब नेशनल बैंक भवन के करीब पहुंचा। तब एकाएक गगनभेदी धमाका हुआ और धुएं का गुंबार सा उठा। किसी ने हाथी पर ही बम दे मारा था दोस्तों। वायसराय का अंगरक्षक इसमें मारा गया। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग मरा तो नहीं, लेकिन घायल होकर औंधे मुंह लुढ़क गया था। वायसराय की पत्नी हौदे में पति के आगे बैठी थी। वह और महावत साफ बच गए। बम विस्फोट के कारण खुशी काफूर हो गई। संघर्ष का माहौल खौफ व भगदड़ से भर गया। बम धमाके के कारण भीड़ में भगदड़ सी मच गई। हाथी को बिठाकर बेहोश वायसराय को हौदे से निकालकर निरापद गाड़ी में वायसराय भवन भेजा गया। पुलिस ने संपूर्ण इलाके को घेर लिया, किंतु बम फेंकने वाले का उस वक्त कोई सुराग नहीं मिला दोस्तों। रास बिहारी की सटीक योजना दोस्तों। ब्रिटिश हुकूमत के प्रभुत्व प्रदर्शन के वक्त उनके गर्भ की हवा निकालने जैसे इस बम विस्फोट का आयोजन किया गया था। महान क्रांतिकारी रास बिहारी व वसंत कुमार विश्वास ने बम फेंका था। 23 वर्षीय वसंत कुमार ने जो गौरव वर्ण के थे, छरहरे थे, लड़की सरीखे सुंदर थे, महिला की वेशभूषा पहन रखी थी, स्याह बुर्का ओढ़े हुए थे। छज्जे पर बैठी औरतों की भीड़ में से वह बम फेंका था। उस वक्त रास बिहारी बोस उस छज्जे के निकट मौजूद थे, जिससे जरूरत पड़ने पर मदद कर सके। बम फेंकते ही वसंत कुमार नीचे उतरे व रास बिहारी बोस के साथ गली में चलकर फरार हो गए। सटीक योजना थी बोस की, जो पूरी तरह से सफल साबित हुई दोस्तों। पर्चा छपना आत्मघाती। हालांकि वायसराय मरा नहीं, तथापि यह विस्फोट पूर्णतः कामयाब रहा। जुलूस को रोक देना पड़ा और बम फेंकने वाले निरापद भाग निकले। इस योजना को पूर्ण करने में भाई बाल मुकुंद, मास्टर अमीरचंद, अवध बिहारी व दीनानाथ ने योगदान दिया था। यदि मामला बम फेंके जाने तक ही सीमित होता तो निश्चय ही क्रांतिकारी पकड़े न जाते, किंतु आज़ादी की उमंग उस भूख की भांति थी जो नित्य नए पकवान रूपी कृत्यों से भी नहीं मिटती थी। बम फेंकने के पश्चात
ये लोग ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ पर्चा छापने और बांटने लगे। निरंतर चलने वाला यह कार्य देर तक छिपा नहीं रह सकता था, क्योंकि गुप्तचर कुत्तों की भांति क्रांतिकारियों के गंध सूंघते फिर रहे थे। बम निर्माण सीखा दोस्तों। जैसा कि पूर्व में लिखा जा चुका है कि रास बिहारी बोस को वन अनुसंधान संस्थान की प्रयोगशाला में बम बनाने के कार्य आने वाले रासायनिक पदार्थ सुगमता से मिल जाते थे। चंद्रनगर बंगाल क्रांतिकारियों का एक बड़ा केंद्र था। वहां जाकर रास बिहारी ने बम निर्माण सीखा था। देहरादून की अपनी कोठी के एक कक्ष को उन्होंने बम फैक्ट्री ही बना लिया था। वहां उन्होंने काफ़ी बम बनाए। लाहौर और दिल्ली के क्रांतिकारियों से भी संपर्क में रहे, जिस कारण ही दिल्ली में वायसराय पर बम फेंका जाना मुमकिन हुआ था। वैसे रास बिहारी बोस एक बढ़िया कूटनीतिज्ञ भी थे। अपनी सच्चाई छिपाने के लिए वे सदैव प्रयत्नशील रहते थे। तारीफ की बात यह हुई कि देहरादून जाकर रास बिहारी ने दिल्ली में हुए बम विस्फोट की निंदा करते हुए सभाएं आयोजित की। उसमें खुद भाषण भी दिए। वह अभिनय करने में माहिर थे। इस कारण रास बिहारी बोस पर किसी को संदेह नहीं हुआ। इस कारण एक अक्षम्य हरकत की और दंड से भी बच गए, लेकिन उन्होंने इससे भय नहीं खाया कि भविष्य में वे पुनः उत्पात नहीं करेंगे। बढ़िया नौकरी मिली हुई थी, उसी पर ध्यान केंद्रित रखते हुए मजे के साथ जीवन गुजार सकते थे। लेकिन विधाता ने जिस क्रांति के सिपाही बनाना तय किया हो, वह शांति से कैसे रह पाए। व्यक्ति की पूर्ण सफलता ही है जो उसे जोखिम पर जोखिम उठाने को प्रेरित करती है। रास बिहारी ने भी लाहौर में एक और बम विस्फोट करने का इरादा बना लिया। लॉरेंस बाग का बम कांड। दोस्तों, लाहौर का एक बड़ा और प्रसिद्ध भाग था लॉरेंस बाग। वहां भ्रमण करने को आने वाली स्त्रियों से गोरे फिरंगी छेड़छाड़ करते थे। उन्हें सबक सिखाने के लिए यह धमाका किया गया था। इसमें रास बिहारी, अवध बिहारी, बसंत कुमार विश्वास की भागीदारी थी। लॉरेंस बाग में 17 मई 1913 को फिरंगियों का कोई समारोह हो रहा था। उसमें प्रवेश के द्वार के करीब ही एक बम इस प्रकार से रखा गया था कि एक प्रत्यांचा पर खिंचाव होते ही बम फट जाए। सोचा यह था कि किसी आला अधिकारी के दाखिल होते हुए उस वक्त प्रत्यांचा पर दबाव पड़ेगा, किंतु यह हुआ कि आयोजन के आरंभ होने से पहले ही एक चपरासी उधर से गुजरा और उसका पांव उस डोरी में उलझ गया। डोरी पर दबाव पड़ने के कारण बम फट गया और अभागे चपरासी के कई टुकड़े हो गए। जिसके लिए वह बम रखा गया था वे भाग्यवश बच निकले। पर्चे में बम का जिक्र। दोस्तों, दिल्ली में 1913 के मई महीने में आखिरी दिनों में दिल्ली में एक पर्चा वितरित हुआ। इसमें लिखा था कि वायसराय पर बम फेंका गया। उस बम योजना की शुरुआत है जिसके मुताबिक महज हिंदुस्तान को नहीं बल्कि संपूर्ण एशिया को साम्राज्यवादी ताकतों के चंगुल से आज़ाद किया जाएगा। इस पर्चे की पड़ताल करने पर पुलिस को दीनानाथ की और फिर दूसरे लोगों की जानकारी हुई थी। 17 फरवरी 1914 को बसंत कुमार विश्वास व दूसरे साथी गिरफ्तार हो गए। बसंत कुमार, मास्टर अमीर चंद, अवध बिहारी, भाई बाल मुकुंद को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। रास बिहारी बोस की गिरफ्तारी के आदेश निकाले गए। उन्हें पकड़वाने के लिए व्यक्ति को 7500 रुपये का इनाम देने का ऐलान किया। उनके पोस्टर जिस पर उनका फोटो छपा था विभिन्न स्थानों पर लगाए गए। सरकारी नौकरी तो जानी ही थी। रास बिहारी लापता हो गए और बनारस पहुंचकर क्रांतिकारियों का संगठन संचालित करने लगे। दोस्तों, गदर का आयोजन। सन 1914 में प्रथम विश्व का आरंभ हो गया था। विदेशों में रह रहे हिंदुस्तानियों ने योजना बनाई कि इस मौके का फ़ायदा उठाकर शस्त्र बल द्वारा हिंदुस्तान को आज़ाद करा लिया जाए। कामागाटा मारू, तोसा मारू, मसीमा मारू, प्रिंसेस कोरिया नामक जहाज़ों से हजारों क्रांतिकारियों ने हिंदुस्तान के लिए हथियारों सहित कुछ किया। उनमें से ज़्यादातर हथियार क्रांतिकारी पकड़े गए, किंतु कई लोग चोरी छिपे पंजाब पहुंच गए और उन्होंने अंग्रेज की छावनियों में जाकर भारतीय सैनिकों से 1857 की सी बगावत करने का अनुरोध किया। बनारस में रहते हुए रास बिहारी सचिंद्रनाथ सन्याल, विष्णु गणेश पिंगले के साथ मिलकर इस योजना पर काम कर रहे थे। इसके कामयाब होने की उम्मीद भी बंधी रही थी। करतार सिंह सराबा और गदर पार्टी के उसके साथी
कई सैनिक टुकड़ियों को बगावत करने हेतु तैयार करने लेने में कामयाब हो गए थे। गदर की तारीख निर्धारित। दोस्तों 1914 के दिसंबर माह में सचिंद्रनाथ सन्याल व विष्णु गणेश पिंगले पंजाब गए। 1915 के जनवरी मास में रास बिहारी बोस भी वहां पहुंचे। करतार सिंह सराबा, बलवंत सिंह, पंडित परमानंद, निधान सिंह आदि के प्रयासों से पेशावर, रावलपिंडी, जलंधर, फिरोजपुर, कपूरथला, अम्बाला व मेला इत्यादि छावनियों में बगावत की तैयारी पूर्ण कर ली गई। 21 फरवरी 1915 को सभी छावनियों में एक साथ विद्रोह की तारीख निर्धारित की गई। संपूर्ण कार्य को तब एक गोपनीय रखा जाना आवश्यक था, सरकारी गुप्तचर। बगावत की इतनी बड़ी योजना को राज का राज रख पाना दुष्कर कार्य था। फिर कृपाल सिंह नाम का एक सरकारी गुप्तचर भी क्रांतिकारी संगठन में शरीक हो गया। ब्रिटिश सरकार का वह पुराना गुप्तचर था। उसने संगठन में एक महत्वपूर्ण पद भी हथिया लिया। इस प्रकार योजना का सर्वनाश लगभग होना ही तय था। कृपाल सिंह की सूचना पर अंग्रेजी हुकूमत ने तत्काल कार्रवाई की और इस कार्य में जुटे सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की, किंतु रास बिहारी बोस फिर से फरार हो गए। इस बार उनकी गिरफ्तारी के लिए 12,000 रुपये का इनाम रखा गया था। दोस्तों फोटो वाले पोस्टर छापे गए। रास बिहारी भीड़ में शामिल होकर इन पोस्टरों को पढ़ते थे व मुस्कुराते थे। भय से वे कोसों दूर थे। उन्हें स्वयं पर भरोसा था। जापान पर स्थान दोस्तों, लेकिन शिकंजा दिन प्रतिदिन कसता जा रहा था। हिंदुस्तान में रहना उनके लिए सुगम नहीं रह गया था। प्रियनाथ ठाकुर के छद्म नाम से टिकट खरीदकर उन्होंने 12 मई 1915 को जापान के लिए कूच किया। जापान पहुंचकर भी वो भारतीय क्रांतिकारियों के लिए शस्त्र भिजवाने का प्रयास करते थे। नवंबर 1915 में उन्होंने टोक्यो में एक सभा की, जिसमें उन्होंने भारत को इंग्लैंड की उपनिवेशता से छुड़ाने की मांग की। तभी यह बात स्पष्ट हो गई कि प्रियनाथ ठाकुर ही रास बिहारी बोस हैं। लेकिन अंग्रेज यह जान कर भी हाथ मलते नहीं रह जाने वाले थे। इंग्लैंड उस समय विश्व का सिरमौर था। गिरफ्तारी के सफल प्रयास। इंग्लैंड की हुकूमत ने जापान से अनुरोध किया कि वह रास बिहारी बोस को पकड़कर उन्हें सुपुर्द कर दे। जापानी हुकूमत ने उनकी गिरफ्तारी हेतु वारंट भी निकाले, किंतु रास बिहारी गिरफ्तार नहीं किए जा सके। गांधी की स्वदेश वापसी। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश लौटे थे। प्रथम विश्व युद्ध का समय भी तकरीबन यही था। महात्मा गांधी अंग्रेजी सरकार की मदद से नियमित गांव घूमकर फौज में भर्ती होने की अपील कर रहे थे। तब वह अंग्रेजी हुकूमत की नाक के बाल बने हुए थे। गांधी जी तब स्पष्ट कहा करते थे कि क्रांतिकारी गण हिंसा का मार्ग थामकर पथभ्रष्ट हो रहे हैं। समझा जा सकता है कि इसी कारण ब्रिटिश हुकूमत गांधी जी को सभी तरह का समर्थन दिया करते थे। विवाह से प्राप्त नागरिकता। दोस्तों 1915 से 1923 तक इंग्लैंड की सरकार ने जापान में रास बिहारी की गिरफ्तारी हेतु कई प्रयास किए। दोस्तों रास बिहारी को तब तक जापान की नागरिकता प्राप्त नहीं हुई थी। उन्हें हयाची इचिरो के छद्म नाम से रहना पड़ रहा था। चंद प्रभावशाली जापानी अधिकारी उन पर मेहरबान थे। उन्हीं के संरक्षण की वजह से रास बिहारी बचे रहे। एजो सोमा व उनकी पत्नी कोको सोमा ने उन्हें अपने यहाँ पनाह दी और वे बोस से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने जुलाई 1918 में अपनी बेटी सुश्री तोशिका की शादी बोस के साथ संपन्न कर दी। इस प्रकार सन 1923 में रास बिहारी बोस विधिवत जापान के नागरिक बन गए। अब वह जाहिर तौर पर कार्य करने लगे। सन 1914 में उन्होंने इंग्लैंड के इंडिपेंडेंट लीग का गठन किया। यह कार्य इंग्लैंड को नागवार गुजरना सरीखा था। एशिया वासियों के लिए एशिया। चीन पर सन 1937 में जापान ने हमला कर दिया। तब भारत के नेताओं ने जापानी हमले की निंदा की। रास बिहारी बोस ने तब भारतीय नेताओं को सतर्क किया कि इस समय भारत को जापान की हमदर्दी करनी होगी, किंतु कांग्रेसी नेताओं ने इस पर तवज्जो नहीं दी। तब रास बिहारी ने एशियाई युवक लीग नामक एक संस्था बनाई, जिसका नारा था एशियावासियों के लिए। द्वितीय विश्व युद्ध। सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ। तकरीबन 2.5 वर्ष तक जापान तटस्थता की स्थिति बनाए रखी, किंतु दिसंबर 1941 में इंग्लैंड और अमेरिका के खिलाफ जापान युद्ध में कूद पड़ा। तब भारत के महान नेता सुभाष चंद्र बोस
पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भारत से निकलकर जर्मनी पहुंच गए, जबकि उस समय उनकी निगरानी की जा रही थी आज़ाद हिंद फौज की गठन की। उस समय जापानियों की मदद से रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। इसका यह लाभ हुआ कि जापान द्वारा विजित प्रदेश में रहने वाले भारतीय उन अत्याचारों से बचे रहे जो प्रायः जीते गए प्रदेशों के निवासियों को भोगना पड़ता है। सुभाष चंद्र बोस का जापान आगमन। बैंकॉक में 15 जून 1942 को दक्षिणी एशिया के प्रवासी भारतीयों का एक बृहद सम्मेलन हुआ, जिसमें यह तय किया गया कि आज़ाद हिंद फौज और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अगुवाई करने के लिए सुभाष चंद्र बोस को बुलाया जाए। 16 मई 1943 को सुभाष चंद्र बोस टोक्यो पहुंच गए। गतिरोध उत्पन्न हुआ। इस दौरान एक संकट उत्पन्न हो गया। जापानी अधिकारी आज़ाद हिंद फौज का इस्तेमाल अमर्यादित तरीके से करना चाहते थे। जनरल मोहन सिंह ने इसकी खिलाफत की तो जापानियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तब रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज का संचालन के लिए एक अंतरिम समिति का गठन किया ताकि उस गतिरोध को समाप्त किया जा सके। नेतृत्व परिवर्तन। 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के आ जाने पर सिंगापुर के कैथे आवास पर एक शानदार समारोह में रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज और आज़ाद हिंद आंदोलन की सदारत सुभाष चंद्र बोस को सुपुर्द कर दी थी। दोस्तों, इस मौके पर उन्होंने कहा, यह मेरी जिंदगी की उच्चतम आनंद का मौका है जब मैं आप सबके समक्ष अपने पद का त्याग करता हूं और देशभक्त सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद संघ की अध्यक्षता हेतु मनोनीत करता हूं। जब तक मेरे जिस्म में सांस है मैं सैनिक ही रहूंगा। जैसे मैं भारत माता की आज़ादी के संघर्ष में अब तक रहा हूं, मैं सुभाष चंद्र बोस को प्रत्येक मुमकिन सहयोग हमेशा देता रहूंगा। उम्मीद है कि इनके नेतृत्व में यह संघर्ष अधिक गतिशील होगा। इस प्रकार रास बिहारी बोस ने सहजता के साथ अपना पद त्याग दिया। दोस्तों, जैसा कोई योगी अपने जिस्म को त्यागता है, मृत्यु तो एक अवश्यंभावी घटना है, इस कारण योगी को उसे स्वीकार करना ही होता है। किंतु एक योगी के लिए यह आसान नहीं है कि संसारिक जिंदगी के प्रतिष्ठित पद को वह निर्विकार भाव से त्याग सके। किंतु उनके द्वारा देश हित में जो बलिदान किए गए थे, उन्हें देखते हुए अध्यक्ष पद का त्याग तो उनके लिए जिम्मेदारी से मुक्त के समान था। दोस्तों, इस प्रकार इनका जीवन परिचय था। दोस्तों, रास बिहारी बोस जी का जीवन परिचय आपको कैसा लगा, आप अपने उत्तर कमेंट में दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो 1-2 दोस्त को शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।